गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। बच्चों हम लोग अभी तक के लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ लिए थे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी पूरी चीजें कंप्लीट नहीं हुई थी। पिछला लेक्चर सिर्फ एक ट्रायल बेसिस पे गया था जिसपे कि आपने इवोल्यूशन ऑफ गैसेस को पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है वो पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन को खत्म करेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन को खत्म करेगा और हम इसी ढंग से अपनी चीजों को आगे लेके चलेंगे। आज से जो वीडियोस आपको मिलना स्टार्ट हो चुके हैं ये तो खैर पब्लिक कर दिया है मैंने, ये वाला वीडियो मैंने पब्लिक किया है। इसके पीछे सिंपल एक रीजन है कि भाई साहब आज तक की वीडियो पब्लिक है, कल से ये वीडियो प्राइवेट हो जाएगी, उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने हमारे यहाँ एडमिशन ले रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने ये पहले भी आपको बताया था कि हाँ भाई बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको एडमिशन लेना है, तो वो सारी चीजें हो चुकी हैं। अब भाई जो लोग ले चुके हैं उनको आगे से फर्दर कल से वीडियोस मिलेंगे, जिन्होंने नहीं लिया है उनको वीडियोस नहीं मिलेंगे। बस यहीं तक का टॉपिक आपके लिए रह जाएगा, बाकी फिर मैं कुछ कर नहीं सकता हूं आपका हेल्प। चलिए डेली के डेली 4 बजे हम लोग लाइव क्लास में डाउट को क्लियर करेंगे और आपका ये वीडियोस आपके समय से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। आज जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, प्रेजेंट सर लिखना मत भूलना, ठीक है, प्रेजेंट सर लिख दो। आज जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है बच्चों वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। भाई नोट्स तो हमने सारा प्रोवाइड करा दिया है इस टॉपिक तक का, आज के लेक्चर तक का नोट्स आपको प्रोवाइडेड है। पिछले लेक्चर में था ये चीज। तो आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। देखो आज नया मार्कर यूज कर रहे हैं, थोड़ा पतला चलेगा तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा। हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। अगर किसी भी रिएक्शन में प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो हम कहते हैं कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। अब मुद्दा आता है कि सर किस प्रकार से आप कहोगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हमारा केमिकल रिएक्शन है। तो उसको समझने से पहले आप जरा ये समझिए कि आखिर प्रिसिपिटेट होता क्या है। हम लोग किसको प्रिसिपिटेट कहते हैं, किस चीज को प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो अगर हम इसको समझाएं, समझना, कोई भी जब सॉल्यूशन बनता है, समझना मेरी बात को, जब आप सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं, है ना। एक होता है आपका सॉल्यूट पार्टिकल और एक होता है आपका सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, अब आपने केमिकल रिएक्शन किया और केमिकल रिएक्शन करने के बाद हुआ क्या कि सॉल्यूट पार्टिकल इस सॉल्वेंट में से बाहर निकल आए, सेपरेट हो गए, बिना ही उसमें डिसॉल्व हुए। यानी हम प्रिसिपिटेट को क्या कहते हैं, अगर कोई पूछ दे व्हाट इज प्रिसिपिटेट, तो इसका रिएक्शन होता है कि प्रिसिपिटेट असल में सॉलिड प्रोडक्ट होता है। कैसा प्रोडक्ट होता है? सॉलिड। हमेशा याद रखना है प्रिसिपिटेट कैसा प्रोडक्ट होता है, सॉलिड प्रोडक्ट होता है। तो इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट जो दैट separate out from the सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन से क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। आप जब उसमें डालेंगे तो वो सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यानी प्रिसिपिटेट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रिसिपिटेट जो है वो सॉलिड प्रोडक्ट है। सॉलिड प्रोडक्ट है, रिएक्शन का प्रोडक्ट वाला हिस्सा है। और इसका स्टेट कैसा होता है? तो ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और ये सॉलिड प्रोडक्ट जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। तो आप प्रिसिपिटेट का मतलब समझ चुके हैं, ये हम मान रहे हैं। ठीक, प्रिसिपिटेट आपको क्लियर हो गया। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज अ प्रिसिपिटेट, आप सिंपल बताएंगे कि प्रिसिपिटेट वो सॉलिड प्रोडक्ट है जो सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। लगा लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ये क्या हो जाता है? ये बाहर निकल जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा दिया जाए भाई साहब। आप इसका स्क्रीन वो ले लेंगे ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या पॉज करके उतारेंगे। स्क्रीनशॉट ना ही तो ज्यादा बढ़िया है, पॉज करके उतारें, है ना।
अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं, इसका सबसे बेस्ट है, हम लोग बताए तो थे कि किस प्रकार से पढ़ना है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लोग इस पर डील करने वाले हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल किस चीज का है, वो है पोटासियम आयोडाइड का। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड, है ना, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है मेरे बच्चों, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू, जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को हम ऐड करते हैं लीड नाइट्रेट में, लीड नाइट्रेट, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लीड नाइट्रेट, देन उस वक्त क्या होता है, तो येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनता है, देन अ येलो प्रिसिपिटेट ऑफ, येलो प्रिसिपिटेट ऑफ किसका बनता है, लीड आयोडाइड, लीड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। बड़े ध्यान से समझना इस रिएक्शन को, काफी इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हैं, आप एक केमिकल लेते हैं, इस केमिकल का नाम है पोटासियम आयोडाइड। इस पोटासियम आयोडाइड को आप ऐड करते हैं और उस चीज का नाम है लीड नाइट्रेट, जिसमें आप ऐड करते हो। जैसे ही तुम ऐड करते हो आप क्या पाते हो कि आपको एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट मिला, येलो कलर का प्रिसिपिटेट मिला। अब तुम कहोगे सर येलो कलर का प्रिसिपिटेट यानी कि ये एक सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा, हाँ ये सॉलिड प्रोडक्ट होगा। अब पूछोगे कि सर ये सॉलिड प्रोडक्ट क्या है, तो ये सॉलिड प्रोडक्ट असल में लीड आयोडाइड होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लीड आयोडाइड। अब इसको ऐसे समझो, होता क्या है कि आप एक बीकर ले लेते हैं और इसके अंदर आपने स्टोर करके रखा रहा होता है, इसके अंदर स्टोर रहता है, क्या स्टोर रहता है, तो इसके अंदर स्टोर रहता है आपका लीड नाइट्रेट, है ना, लीड नाइट्रेट, जिसको हम लोग कहते हैं PbNO3 होल ट्वाइस। ये इसका फॉर्मूला है, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये लीड नाइट्रेट हो गया आपका, ऐसे पड़ा हुआ है। अब आप क्या किए, अब आप एक दूसरा बीकर ले आए, ठीक है, और इस दूसरे बीकर में इस सेकंड वाले बीकर में बच्चों है आपका पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड। गौर फरमाने वाली बात यह है कि लीड नाइट्रेट भी अपने लिक्विड स्टेट में होता है और पोटासियम आयोडाइड भी अपने लिक्विड ही स्टेट में होता है। दोनों लिक्विड होते हैं, दोनों ही पानी होते हैं, पानी की तरह दिखते हैं। ये भी स्टार्टिंग में कलरलेस होता है। पोटासियम आयोडाइड स्टार्टिंग में कैसा होता है, कलरलेस होता है। ये लीड नाइट्रेट शुरू में कैसा होता है, कलरलेस होता है। इन दोनों का कोई कलर नहीं होता, एकदम पानी की तरह होते हैं। और आप इन दोनों को मिला देते हैं। जैसे ही मिलाते हैं, मिलाने के बाद एक केमिकल रिएक्शन होता है। क्या केमिकल रिएक्शन होता है, पोटासियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki, है ना, और लीड नाइट्रेट का तो हमने अभी लिखा PbNO3 होल ट्वाइस। ये रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके बनाते हैं लीड आयोडाइड यानी PbI2। क्या बना दिए बताओ, PbI2 बना दिए और पोटासियम नाइट्रेट बन जाता है। एक तो PbI2 बनता है, PbI2 लीड नाइट्रेट होता है आपका, और दूसरा बनता है पोटासियम नाइट्रेट यानी KNO3। यहाँ पे ट्वाइस लगता है बैलेंस अगर आप करना चाहते हैं तो, और यहाँ पे भी फिर आपका ट्वाइस लग जाएगा अगर आप बैलेंस करेंगे तो इन दोनों जगहों पे 2 लगेगा। ठीक है, बैलेंसिंग हो गई आपकी। तो ये एक रिएक्शन है। ये क्या है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोटेशियम आयोडाइड। इसको क्या कहते हैं, लीड नाइट्रेट, है ना। इसको क्या कहते हैं, लीड आयोडाइड। इसको क्या कहते हैं, पोटासियम नाइट्रेट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पोटासियम नाइट्रेट कहते हैं, पोटासियम नाइट्रेट। अब देखोगे अगर ये रिएक्शन अगर समझ में आपको आ रहा है, अगर ये रिएक्शन देख रहे हो तो क्या हुआ, ये लिक्विड था, ये भी लिक्विड था, और दोनों रिएक्ट करके ये तो लिक्विड रहा, लेकिन ये बाबू तुम्हारा जो है ये येलो कलर का क्या हो गया, येलो कलर सॉलिड प्रोडक्ट है, ये सॉलिड है।
तो सॉलिड है तो ऑब्वियस बात है बाहर निकल आएगा, और सॉलिड प्रोडक्ट है तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्रिसिपिटेट, और डिनोट किया जाता है पीपीटी डॉट से। पीपीटी डॉट लिख दोगे मतलब हो जाएगा इसका प्रिसिपिटेट। तो बड़ी सिंपल सी बात थी, बहुत सिंपल से एग्जांपल से हमने समझाया कि जब पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन को आप लीड नाइट्रेट में ऐड करते हैं तो येलो कलर का येलो प्रिसिपिटेट बनता है लीड आयोडाइड का। ठीक, अब ये आप सिचुएशन देखें कि यहां लीड नाइट्रेट था जो लिक्विड था, कलरलेस था, यहां पे पोटासियम आयोडाइड था जो लिक्विड था, कलरलेस था, दोनों को ही आपने ऐड कर दिया। जैसे ही आप दोनों को ऐड किए एक रिएक्शन प्रोसीड हुआ, और रिएक्शन प्रोसीड करने से येलो कलर का सॉलिड प्रोडक्ट बन गया, और इसी येलो कलर के सॉलिड प्रोडक्ट को प्रिसिपिटेट कहा जाता है। तो इससे पता चला कि अगर किसी भी चीज को मिलाने से उसका रंग बदल जा रहा है तो रंग बदलने के पीछे कारण होता है या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो जा रहा है, यानी कुछ ना कुछ सॉलिड प्रोडक्ट बन जा रहा है, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं कोई नई चीज बनी है, और नया चीज बनना ही केमिकल रिएक्शन को कैरेक्टराइज करता है यानी दिखाता है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन को प्रूव करता था। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप बढ़िया से उतार लेंगे पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और बैरियम क्लोराइड के रिएक्शन पे आते हैं। मिटा दिया जाए बच्चों, चलिए अब अगले रिएक्शन का बात किया जाए। भाई देखा जाए कि अपना नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, अगला रिएक्शन किसको कहा जाएगा। तो अगला रिएक्शन नहीं, वो अगला एग्जाम्पल है, ये ध्यान से देखना, समझना बात को इस चीज को। अगला एग्जाम्पल है, अब हम रिएक्शन देखने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और बैरियम क्लोराइड का, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं बैरियम क्लोराइड के साथ। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बैरियम क्लोराइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, आपका बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, आप इसको रिएक्ट कराते हैं H2SO4 से, और जैसे ही आप इसको रिएक्ट कराते हैं तो दो बातें होती हैं। सबसे पहले आपको बनता है बैरियम सल्फेट BaSO4, और यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन क्लोरीन। तो भैया यहाँ पे 2 लगा दो, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, ये जो आपका बैरियम क्लोराइड है और जो H2SO4 है, दोनों ही एक्वस होते हैं, लिक्विड होते हैं। लेकिन जैसे यहाँ आते हैं तो ये बैरियम सल्फेट जो है ये असल में व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट है, व्हाइट कलर का सॉलिड प्रोडक्ट है। और आप जानते हैं कि सॉलिड प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, तो इसी सॉलिड प्रोडक्ट को हम लोग पीपीटी कहते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट में, क्योंकि जब भी फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट होता है तो बैरियम क्लोराइड अगर H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है तो एक व्हाइट कलर का सॉलिड प्रोडक्ट निकलेगा, और ये सॉल्यूशन से बाहर निकल जाता है, सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये BaSO4 भी तुम्हारी क्या करने लगेगी, प्रिसिपिटेट यानी पीपीटी का कहलाने लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं फटाक से, है ना, नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी जो आपको ध्यान रखना है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट पे। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगले पे आते हैं। अगला क्या है मेरे प्यारे मित्र भाई, अगला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट के बाद क्या आएगा सर, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट के बाद जो तीसरा आता है वो आता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, बहुत बार ऐसा होता है कि आप रिएक्शन कराते हैं और उस रिएक्शन में आपको ऑब्जर्व करने को क्या मिलता है कि रंग बदल गया। जो चीज को मिलाए तो दो चीजों को मिलाने के बाद जो नया तीसरा चीज आपको मिला उसका रंग बाकी के दो चीजों से काफी डिफरेंट है। तो इसको एग्जांपल में डाला जाता है चेंज इन कलर के एग्जांपल में। अब देखो इसमें सबसे बेस्ट जो एग्जांपल आता है वो आता है साइट्रिक एसिड, और पता है इस एग्जांपल का बाबा लोग यूज करके काफी ज्यादा फायदा उठाते हैं। ठीक, क्या करता है ये लोग साइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराता है, साइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है पोटेशियम परमैंगनेट से, पोटेशियम परमैंगनेट से। ठीक है, और जब ये रिएक्ट कराते हैं साइट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट से तो फिर क्या होता है, पर्पल कलर का जो पर्पल कलर होता है ना इस पोटेशियम परमैंगनेट का वो डिसअपियर हो जाता है। यहां पे क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है आपका ये पर्पल कलर। समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, है ना। तो ये क्या हुआ समझना, साइट्रिक
साइट्रिक एसिड जो बेसिकली कहाँ पाया जाता है, अगर आप देखो तो लेमन जूस में ये साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू जो होता है, नींबू का रस, उसमें साइट्रिक एसिड होता है। ये साइट्रिक एसिड असल में खाने वाला एसिड है, इसको खाया जा सकता है। ये असल में ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है और नींबू में ये प्रेजेंट होता है। ठीक। पोटासियम परमैंगनेट आप जानते हैं कि एक पर्पल कलर का, पोटासियम परमैंगनेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक पर्पल कलर का क्या है, एक केमिकल है। पोटासियम परमैंगनेट एक पर्पल कलर का कंपाउंड है, ओरिजिनली ये पर्पल कलर का होता है। अगर आप सबसे पहले अगर 9th क्लास में मैटर चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि ये पर्पल कलर का होता है, बिकॉज बहुत सी चीजें मैटर की इसके थ्रू दिखाई जाती है। ठीक। अब देखो, अगर हम साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बोलें आपको, तो साइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, देखो बड़ा जल्दी मिलता नहीं है यार, तो ये फॉर्मूला होता है सी, याद करने की जरूरी नहीं है, मैं लिखवा दे रहा हूं बस, C6H8O7। और जैसे ही तुमने इसको पोटासियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4 इसके साथ ट्रीट किया तो दो अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। एक बनता है HMnO4 है, इसके साथ एक और कंपाउंड बनता है C6H5K3O7। बहुत बच्चे मेरे से रिएक्शन पूछते हैं, इसके रिएक्शन का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत बच्चे मेरे से रिएक्शन पूछते हैं कि सर इसका रिएक्शन बता दो क्या होता है। तो ये होता है रिएक्शन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, बैलेंसिंग में बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हुआ क्या, पोटासियम परमैंगनेट जो ओरिजिनली पर्पल कलर का था, जब वो साइट्रिक एसिड से रिएक्ट किया तो उसने कुछ बनाया। अब ये पता कैसे चला कि प्रोडक्ट बन चुका है, तो पहले ये पर्पल कलर का था, यहां पे इसका पर्पल कलर बदल के क्या हो गया, कलरलेस हो गया, यानी इसका रंग चला गया। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसी तरह से जो तुम अपनी लीड आयोडाइड वाला एग्जांपल देखे थे जिसमें प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा था, वहां पे उस रिएक्शन को आप फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट से भी कैरेक्टराइज कर सकते हो, और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट के साथ साथ आप उसको चेंज इन कलर से भी बता सकते हो। वो चेंज इन कलर का भी एग्जाम्पल हो जाएगा, वो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। तो एक ही रिएक्शन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को दिखा सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक। तो उस एग्जाम्पल को भी आप चाहें तो चेंज इन कलर वाले में याद कर सकते हैं, बहुत छोटा सा बात था। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट बात पे आते हैं अपने। चेंज इन कलर का पहला एग्जाम्पल तो आप लोगों ने देख लिया, बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल था। अगर हम अगला बात करें तो एक छोटा सा और एग्जाम्पल है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, नहीं भी लोगे तब भी चलेगा, लेकिन चलो ठीक है, दो एग्जाम्पल तो दे दिए ना, काफी है। अब आओ, इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात हो गई है ना, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो गया, फिर चेंज इन कलर का बात हो गया। अब हम लोग अपना बात करने जा रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी ध्यान से समझिएगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर की चेंज की बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर में किस प्रकार से चीजें चेंज होती हैं, किस प्रकार से चीजें बदलती हैं, क्या होता है क्या नहीं। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर की बात करोगे तो समझने की कोशिश करो, यहां पे दो प्रकार का चेंज होता है। जैसे मान लो कि तुमने ए को बी से रिएक्ट कराया और यहाँ पे C+D बन गया, तो हो सकता था कि पहले के अनुसार, पहले के कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट का टेम्परेचर है वो बढ़ जाए, है ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक ये पॉसिबिलिटी है। सर दूसरा ये भी हो सकता है कि मान लो मैंने x + y को रिएक्ट कराया और मान लो a + b बना। हो सकता है कि पहले ज्यादा गर्म था, टेम्परेचर ज्यादा था, बट अब इसका क्या हो गया, डिक्रीज इन टेम्परेचर हो गया, डिक्रीज इन टेम्परेचर हो गया। तो जब किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ज्यादा, तो हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसको कहते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा रिएक्टेंट का टेम्परेचर से ज्यादा प्रोडक्ट का टेम्परेचर हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में हमको हीट देना नहीं पड़ता है, बल्कि रिएक्शन ही हीट इवॉल्व करता है, रिएक्शन ही तुम्हारा जो हीट है उसको निकालता है, इवॉल्व करता है। ठीक, लेकिन वही अगर डिक्रीज इन टेम्परेचर पाया जाए, तापमान घट जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक। क्या कहते हैं बच्चों, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ऐसे रिएक्शन को क्या कह देते हो, इंडोथर्मिक रिएक्शन कह देते हो। और ये जो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें आपको हीट देना होता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं हीट एब्जॉर्ब्ड, है ना। यहां पे हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है,
एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट ऑब्जॉर्ब होता है। आपके डेली लाइफ में बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं जहां पे आप किसी भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व और ऑब्जॉर्ब होते देखते हो। जैसे अगर मैंने बताया था शुरू में कि हाथ के हथेली पे सर्फ रखो, उस पर पानी डालो, तुमको वो क्या जलता हुआ हल्का का गरम गरम फील होगा, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आप चूने को पानी में मिलाते हैं, जब कभी भी आपके पास चूना आता है, घर की व्हाइट वॉशिंग होती है तो आप चूने को पानी में मिलाते हैं तो वो उबाल फेंकता है, पानी बाल्टी गर्म हो जाती है, आपकी बाल्टी जो होती है पूरी गर्म हो जाती है। तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। एंडोथर्मिक रिएक्शन तुम ऑब्जर्व कर सकते हो ग्लूकोज में, कभी भी ग्लूकोज को मुंह में रखो, मुंह में बड़ा ठंडा 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 लगता है, ठीक। ये चीजें भी तुम्हारी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो बहुत सी चीजें हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में है, जो आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पे कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता हो और उसमें जो रिएक्टेंट होता है उसके कंपैरिजन जो प्रोडक्ट का टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूं तो एंडोथर्मिक में हीट ऑब्जॉर्ब होता है, सोख लिया जाता है, और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की जो टेम्परेचर होती है वो रिएक्टेंट के टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कम होती है। सिंपल सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जान जाओगे तो काफी है। कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स इसका देखते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो एग्जांपल इसके लिए आता है ना, किस चीज का, तुम्हारा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो क्विक लाइम वाला एग्जांपल है। उसको अगर आप लेके समझेंगे तो बड़ा बढ़िया लगेगा, है ना। आइए दोनों का एक एग्जांपल लेके चीजें क्लियर करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपका, जैसे मान लीजिए आपने लिया कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, और आपने इसको पानी में ऐड कर दिया, H2O में ऐड किया। जैसे ही आप ऐड करते हो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, CaOH होल ट्वाइस बनाता है, ठीक है, ये बना देता है COH होल ट्वाइस, और साथ साथ ये बाहर हीट देता है। तो हीट का साइन डेल्टा होता है, तुम चाहो तो डेल्टा लिख लो या फिर सीधे हीट लिख लो, बात बराबर है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। ये क्विक लाइम होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम। जैसे क्विक लाइम को आपने क्या किया, पानी में ऐड किया, आपको क्या मिला, स्लैक्ड लाइम। इसको क्या कहते हैं, स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, हीट मिलता है। तो ये आपको ध्यान दे देना है कि ये एक एग्जांपल है जिसमें हीट बाहर की तरफ निकला, हीट इवॉल्व हुआ। तो ये क्या चीज का एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है ना, एकदम सिंपल सी बात है। नेक्स्ट एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एंडोथर्मिक वाली प्रोसेस होती है। वो क्या होता है, तो जब आप बैरियम ऑक्साइड को ट्रीट करते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ, है ना, तो ये इसमें क्या होता है ना, टेम्परेचर आपका लेस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसका मैं रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं, देखिए क्या होता है। बैरियम हाइड्रोक्साइड ये होता है BaOH होल ट्वाइस, और ये रिएक्ट करता है तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड के साथ NH4Cl के साथ, ठीक। बैलेंस आप कर सकते हैं, बैलेंसिंग जब मैं सिखा दूंगा तो यहाँ पे मैं बैलेंस करके ही लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ 2 लगा दो, ठीक। वैसे लिखा हुआ सब चीज़ तुमको मिला हुआ है, ये 2NH3 देगा और साथ साथ 2H2O देगा। यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसका जो टेम्परेचर है, अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस था तो इसका एकदम कम होके 30 डिग्री या 20 डिग्री, मैंने 50 से कम हो जाएगा। तो ये जो एक रिएक्शन है, ये किस चीज का है, एंडोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। किस चीज का एग्जांपल हो गया, एंडोथर्मिक का एग्जांपल। इसमें टेम्परेचर डाउन हो गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर की चेंज आई, है ना। अब ये चेंज इन टेम्परेचर की बात हो गई। अब अपना लास्ट है, इसको पॉज करके उतार लो। जो हमारे पास हमारा लास्ट है, सबसे आखिरी जो एग्जांपल है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जरा उसको देख लेते हैं और तब अपने लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जांपल का सबसे लास्ट है वो है चेंज इन स्टेट। यार ये कोई मतलब नहीं है इसका, जो है ना, चेंज इन स्टेट का कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्लियर एग्जांपल्स नहीं होता है। इसमें वैक्स की बर्निंग बताई जाती है कि भैया अगर आपने एक वैक्स ले लिया है और इस वैक्स को जला रहे हो, है ना, तो इसमें क्या होता है, वैक्स सॉलिड होता है, जब जल जाता है तो लिक्विड में चेंज होने लगता है, तो इसको कहते हैं चेंज इन स्टेट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि केमिकल रिएक्शन में चेंज इन स्टेट्स हो रहे होते हैं और हम उसको मानना पड़ता है, ठीक। ऐसा तो है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी चलो क्या करोगे। अब बर्फ है, तुम उसको पिघला के पानी बना देते हो, वहां भी तो चेंज इन स्टेट हुआ। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन ठीक है, लेना पड़ता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब ऐसा बात है, समझिए मेरी बातों को। केमिस्ट्री में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन बाबू आपका क्लियर हो गया है। अब सुनिएगा, आज का होमवर्क क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। आपको क्या करना है, आपकी जो किताब जिसको हम प्रेफर करवाते हैं वो है एसचंद की किताब, है ना। इस किताब में आप आराम से एक एक लाइन पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन तक का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन तक की सारी चीजें पढ़ेंगे, रिएक्शन तक का, ठीक है। और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है आप उसको करेंगे। साथ साथ हम आपको एक और होमवर्क दे रहे हैं, आपको इंटरनेट की मदद लेनी है या डिफरेंट टाइप्स की बुक्स है उसकी मदद लेनी है,
और हर एक कैरेक्टरिस्टिक पे 5-5 एग्जाम्पल्स लिखना है। जैसे 2-3 एग्जाम्पल्स तो मैंने बताए हैं, 2-3 आपको और खोजने हैं। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस में 5 एग्जाम्पल्स चाहिए मेरे को, चेंज इन स्टेट में 5 एग्जाम्पल्स चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर में 5 एग्जाम्पल्स चाहिए, चेंज इन कलर में 5 एग्जाम्पल्स चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट में 5 एग्जाम्पल्स चाहिए। हर एक कैरेक्टरिस्टिक में 5-5 एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। अगर ये 5-5 एग्जाम्पल्स आपको नहीं पता है तो भैया बहुत मुश्किल है। उसी तरह से एक्सोथर्मिक के रिएक्शंस के 3 एग्जाम्पल्स मेरे को चाहिए और इंडोथर्मिक के 3 एग्जाम्पल्स मेरे को चाहिए। ये मेरे को कल भाई आपको ये व्हाट्सअप कर देना है मेरे मोबाइल नंबर पे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखो, एकदम नॉर्मल तरीके से देखो। और हमारा जो डाउट सेशन है हम बता रखे हैं 4 दिन आपका 4 बजे चलेगा। TTS सिंस आज TTS आज टी है तो आपका डाउट चलेगा 4 बजे से ही चलेगा। बेहतर ढंग से आइए और 4 बजे से डाउट करिए, जो भी दिक्कत है पूछिए। और वहाँ पे थोड़ा और भी मैं डिस्कशन करूँगा, सारी डिस्कशन यहाँ पे नहीं होगी। हम लोग मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली जो मैथ्स स्टार्ट करेंगे, देखते हैं लाइव स्टार्ट करें तो देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनता है, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। फटाफट इस वीडियो को देखो और एडमिशन ले लो भैया। जिन लोगों ने नहीं लिया है, कल से नहीं मिलेगा, ले लो एडमिशन। अगर पढ़ना चाहते हो रवि सर से तो ले लो भैया। अगर मेरे से पढ़ना है एडमिशन ले लीजिए, बेहतर ढंग से पढ़िए, बेहतर ढंग से हम भी मेहनत करेंगे। बिकॉज जब तक मोटिवेशन एनर्जी मेरे पास नहीं आएगा, तुम्हारे पास कहाँ से आएगा यार, समझ रहे हो बात को। तो थोड़ा मोटिवेशन हमें भी जरूरत पड़ती है और वो मोटिवेशन एक मॉनिटरी फॉर्म में आता है तो बेहतर होता है, ठीक है। तो चलिए भैया, करते रहिए, मस्ती करते रहिए, पढ़ते रहिए, जो दिक्कत हो पूछते रहिए, बाकी देखते हैं, है ना। एंड एट लास्ट अपने पूरे परिवार का ख्याल रखो, अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता सबका ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो और भगवान का नाम लेते रहो। हर हर महादेव।